नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुरजर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज 24 जनवरी एक ऐसा दिनांक है जिस दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जाती है। साथियों, ये एक ऐसे जननायक थे जो कि समाज के अति पिछड़े नाई समाज से आते थे और अपनी कर्तव्य निष्ठा और लगन की वजह से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, किंतु उनको उस तरह से याद नहीं किया जाता जिस तरह से उन्हें किया जाना चाहिए। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक चिंतक भाई छत्रपाल पटेल जी, जिनसे हम उनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। और अगर मैं इनके परिचय की बात करें तो बहुत छोटा सा परिचय दूंगा, और वो ये है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों की ये बौद्धिक रीढ़ हैं, इसलिए इनसे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता था जयंतियों के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले भाई छत्रपाल पटेल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई सतवीर जी, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक मेरे विचार रखने का अवसर दिया। जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाऊंगा और सीधे सीधे मुद्दे पे आऊँगा। आज मैं पहली बार कुछ प्रश्न लिख कर लाया हूँ क्योंकि मुझे उन पर गंभीरता से आपसे बात करनी थी। और पहला प्रश्न है भाई जी कि जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं जिनमें महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, और उन जयंतियों को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जो ये जयंतियां मनाई जाती हैं इनकी सामाजिक भूमिका क्या है, इनका महत्व क्या है? महानायकों की जयंतियों के माध्यम से हम सामाजिक न्याय तथा व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन बहुत छोटे रूप में दिया। मैं इसको थोड़ा विस्तारित करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए जिससे कि हमारे दर्शक इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। जी देखिए, कहीं भी पाठ्यक्रम में जो सामाजिक न्याय के महानायक हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, पेरियार हों, साहू जी महाराज हों, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हों या कर्पूरी ठाकुर जी हों, एक षड्यंत्र के तरह कलम कसाइयों के द्वारा इन्हें पाठ्यक्रम में कहीं जगह नहीं दी है। तो जयंतियों के जो माध्यम से है, हम इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। और जब हम जयंतियों का आयोजन करेंगे तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से जो है हम एक सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने में सफल होंगे। स्थानीय स्तर पर लेखक, विचारक और वक्ताओं की एक बहुत बड़ी हम फौज कहें, समूह कहें, उसको तैयार कर एक जन आंदोलन खड़ा करने में सफल होंगे। इसलिए मैं तो सामाजिक न्याय की स्थापना और व्यवस्था परिवर्तन में इन जयंतियों की बहुत बड़ी भूमिका के रूप में देखता हूँ। जी, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज मैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़कर आया और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ पंक्तियाँ हैं उनकी। अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये पंक्तियाँ उनकी बहुत फेमस हुई और उन्होंने इस विचार को लेकर ही पूरा जीवन जिया। मैं आपसे एक प्रश्न रखता हूँ इसी को लेकर कि आज का जो बहुजन नेतृत्व है वो इस नारे को कहाँ तक आत्मसात करता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, कर्पूरी ठाकुर जी की ये पंक्तियाँ निश्चित रूप से बहुजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके हक और अधिकार के हासिल करने का एक मूल मंत्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिन्हें हम आज बहुजन नायक के रूप में देखते हैं, उनका इस नारे से कोई लेना देना नहीं है। और जो इसके पीछे कारण है कि अधिकारों के लिए लड़ना सीखें। लड़ने के लिए हमें चाहिए साहस, और जो साहस है वो आता है आपके अंदर नैतिक बल से। और ये जो नैतिक बल के लिए आवश्यक है कि नेतृत्व ईमानदार हो। लेकिन ये जो बहुजन समाज का तथाकथित नेतृत्व है, ये दोनों दो स्तरों पर
मुझे कहीं पर भी ईमानदार नहीं दिखता है, ना तो अपने उस समाज के प्रति और ना ही कानून के प्रति। इसको आप इस रूप से देख सकते हैं कि जो कानून के रूप से ईमानदार ना होने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, और ऐसे में अगर ये बहुजन के मुद्दों पे संघर्ष करेगा तो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, कहीं सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, तमाम एजेंसियां इनके पीछे सक्रिय हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जो सामाजिक रूप से ईमानदार ना होने का अर्थ ये हुआ कि ये बहुजन के नाम पर, शोषित, वंचित और पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आते हैं, लेकिन आज ये जात तो दूर की बात है, सिर्फ परिवार तक सिमट गई हैं। इसलिए इन्होंने अपनी नैतिक आभा खो दी है। इनके अंदर आज इतना नैतिक साहस नहीं है कि ये बहुजन के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष कर सके। आपने एक बात कही कि एक शब्द प्रयोग किया कि ये तथाकथित बहुजन नायक हैं। ये हकीकत है और ऐसा देखने में भी आ रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न इसी को लेकर है, और मेरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक परिदृश्य जो कि इस समय आपने जैसा बताया, इसका विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, विकल्प, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, विकल्प कभी भी ऊपर से नहीं आता। विकल्प लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा जनता विकल्प प्रस्तुत करती है। छोटे छोटे मैं उदाहरण दूंगा। कई राजनीतिक संगठनों के ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे और जिन्होंने पार्टी से बगावत कर पार्टियां स्थापित की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए जी। लेकिन जो लोग जनता के मुद्दों से लेकर के जिन्होंने जमात की बात की, उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचे। बसपा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में बसपा सामाजिक आंदोलन के माध्यम से शून्य से शिखर पर पहुंची है। क्योंकि आज ये दल अपने उद्देश्यों से पूरी तरह भटक गए हैं, तो ऐसे में यह आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक सामूहिक नेतृत्व खड़ा किया जाए। यही इस बहुजन राजनीति का विकल्प हो सकता है। आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया और मुझे उम्मीद थी कि आप इसको सही तरीके से रखेंगे। अब मैं एक ऐसी बात को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ जिसके लिए आप बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भाई छत्रपाल पटेल जी विभिन्न सामाजिक संगठनों की बौद्धिक रीढ़ ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। उसके पीछे एक कारण ये है कि इन्होंने एक ध्येय बना रखा है, और ध्येय वाक्य इनका ये है कि जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, समाज जोड़ो, यानी जाति से जमात की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न मेरा इसी को लेकर है, और वो ये है कि जितने भी बहुजन जननायक हैं उनकी जयंतियां उनके जातीय संगठनों द्वारा ही मुख्य रूप से मनाई जाती हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन ऐसे जो कि किसी जाति के ना हो वो उनको नहीं मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन आप देखते हैं? आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? देखिए, बहुजन समाज का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज आज भी जाति में पूरी तरह से जकड़ा गया है, जबकि हमें ये जानना चाहिए कि हम जाति में बंटे हुए लोग नहीं बल्कि जाति में बांटे गए लोग हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम इस साजिश को समझने में आज भी असफल हैं। क्योंकि महापुरुष कोई भी हो, जो व्यक्ति अगर जाति, धर्म, क्षेत्र की सीमाओं में अगर बंधा हुआ है तो वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता है। महापुरुष समग्र समाज और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन महापुरुषों की जयंतियों को भी बिना जातिगत भेदभाव के संपूर्ण बहुजन समाज के द्वारा सामूहिक रूप से इन जयंतियों को मनाया जाए। हालांकि ज़्यादातर
आपकी ये बात सही है कि ज़्यादातर जातीय संगठन इसको मना रहे हैं, लेकिन अगर अभी आप कुछ हाल के वर्षों में देखा जाए तो इधर इस दिशा में काफ़ी परिवर्तन आया है। मैं दो छोटे छोटे आपको उदाहरण दूंगा। चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र पीलीभीत है, तो पीलीभीत में कुर्मी महासभा, जिसका नाम अगर आप देखेंगे तो जातीय संगठन है, लेकिन उस जातीय संगठन के होते हुए भी कुर्मी महासभा ने जमात के रूप में एक बहुत अच्छा काम किया है। हमने विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों का और लगभग हर माह किसी न किसी महापुरुष की जयंतियों को कुर्मी महासभा ने पूरे बहुजन समाज के माध्यम से मनाया है। साथ ही साथ बुद्धा फाउंडेशन का भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास रहा है। प्रदेश स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो आज बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, और इन सब को देखते हुए मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। आने वाले समय में समाज इस चीज़ को तेज़ी से समझेगा और इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, अंत में एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे जो आज के समय के बहुजन नेतृत्व करता हैं, उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज के समय का एक विधायक अकूत संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, किंतु अगर हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन में झांकें तो पाएंगे कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ उनका एक भी घर नहीं था। और साथ ही साथ जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखा था, और उस पत्र को में उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि आप अपने जीवन में कभी भी मेरे मुख्यमंत्रित्व को हावी मत होने देना। शब्द अलग हो सकते हैं, भावनाएं यही रही थी। तो इसलिए मैं एक बात अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो वर्तमान नेतृत्व करता है, उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अपने विचार रखे इस मुद्दे पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और पुनः आपको और हमारे सभी दर्शकों को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।